सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। जो बच्चा यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा है, ये वीडियो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में विज्ञान का पूरा सिलेबस फिनिश होने वाला है। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो में बने रहें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। उत्तर आपका दिया है अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण सोडियम धातु को खुला रखने पर साधारण ताप से ही ऑक्सीजन से अपक्रिया करके वह जलने लगती है, अतः ये जल ना पाए। मतलब जो सोडियम होता है वो जल ना पाए, इससे बचने के लिए इसे केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरा दिया है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण, मतलब जो रासायनिक अपक्रिया हैं आपको संतुलित समीकरण में लिखना है। ये तो 100% आएगा, क्योंकि ये हर बार पूछा जाता है। रासायनिक समीकरण लिखना, संतुलित समीकरण मतलब रासायनिक अपक्रिया होती है उसको संतुलित समीकरण में लिखना होता है, जो हर बार आता है यूपी बोर्ड एग्जाम में। आपका फर्स्ट दिया है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन से बनकर जो होता है हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। नेक्स्ट जो दिया है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, इससे जो आपका बनता है बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड। और नेक्स्ट दिया है आपका सोडियम प्लस जल, इससे बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। मतलब आपका जो बनेगा सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन। आपकी ये अपक्रिया 100% आएंगी। ये उदाहरण देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तीसरा क्वेश्चन आपका दिया है कि वियोजन अपक्रिया को 100 उदाहरण सहित लिखिए। मतलब वियोजन अपक्रिया होती है उसको आपको 100 उदाहरण सहित लिखना होगा। देखते हैं, जब एक बड़ा यौगिक मतलब जो बड़ा यौगिक होता है वो टूटकर 2 या 2 से अधिक यौगिकों में परिणत हो जाता है तो बेसी अपक्रिया वियोजन अपक्रिया कहलाती है। मतलब जो एक यौगिक बड़ा होता है वो टूटकर 2 भागों में विभाजित हो जाता है तो ऐसी अपक्रिया को हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण को देख लीजिए 2KClO3, मतलब आपका जो ये यौगिक है ये 2 भागों में टूट रहा है, इसीलिए इसे हम वियोजन अपक्रिया का उदाहरण कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चौथा दिया है कि अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। मतलब अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वह विद्युत का चालन क्यों करता है, आपको बताना है। आपका उत्तर दिया है अम्ल के जलीय विलयन में आयनीकरण के कारण आयन उत्पन्न होते हैं। मतलब जो आयनीकरण होता है उसके कारण ही आयन उत्पन्न होते हैं। इस कारण विद्युत धारा प्रभावित करने पर विद्युत का चालन होने लगता है। मतलब जो विद्युत धारा प्रभावित करने पर विद्युत का चालन होने लगता है, इसी यही कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पांचवा दिया है कि गिलेबनीकरण किसे कहते हैं। मतलब इसे गिलेबनीकरण भी कहते हैं या तो यसद लेपन भी कह सकते हैं। आपको बताना है कि गिलेबनीकरण किसे कहते हैं। लोहे की बनी धातुओं को पिघले हुए जिंक में डुबो देने से या विद्युत विधि द्वारा लोहे पर एक बारीक जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया जो होती है आपकी गिलेबनीकरण कहलाती है। मतलब जो आपका होता है कि लोहे की बनी वस्तुओं को पिघले हुए जिंक में डुबो देने से या विद्युत विधि द्वारा लोहे पर एक बारीक जिंक की परत चढ़ाने पर, इसी प्रक्रिया को हम गिलेबनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका छठा दिया है अयस्क या खनिज में अंतर। VIP मोस्ट क्वेश्चन है आपका, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसे आप 100% याद करके जाएं, क्योंकि अयस्क और खनिज में अंतर पूछा जाता है। उत्तर दिया है आपका अयस्क जिन पदार्थों या खनिज से धातु का निष्कर्षण सरल हो उन्हें हम अयस्क कहते हैं। मतलब जिन पदार्थों से धातु का निष्कर्ष सरल हो उन्हें हम अयस्क कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड है। मतलब एल्युमिनियम का अयस्क जो होता है आपका बॉक्साइड होता है। खनिज देखते हैं धातुओं के प्रकृत यौगिक रूप को खनिज कहते हैं। मतलब धातुओं की जो प्राकृतिक धातुएं होती हैं उनको हम खनिज कहते हैं। अधिकांश धातुएं हमें यौगिक के रूप में ही प्राप्त होती हैं। जैसे तांबा हमें पायराइट और क्यूपायराइट से प्राप्त होता है। मतलब जो तांबा होता है वो हमें पायराइट या क्यूपायराइट से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सातवां दिया है कि क्या होता है जब धातुओं जल के साथ अपक्रिया करती हैं। मतलब जब धातुएं जल के साथ अपक्रिया करती हैं तो क्या होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VIP क्वेश्चन है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
दिया है कि सभी धातुएं प्रायः जल के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देती हैं। मतलब जो धातुएं होती हैं वो हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया करके गैस को मुक्त कर देती हैं। कुछ धातुएं ठंडे जल के साथ तो कुछ भाप के साथ अपक्रिया करती हैं। मतलब जो धातुएं होती हैं जल के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देती हैं और कुछ धातुएं ठंडे जल के साथ अपक्रिया करती हैं और कुछ भाप के साथ अपक्रिया करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है साबुन एवं अपमार्जक में अंतर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना होगा आपको, क्योंकि इस वीडियो में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। मतलब आपको साबुन और अपमार्जक में अंतर बताना होगा। आपका साबुन और अपमार्जक में अंतर दिया है। फर्स्ट अंतर दिया है ये प्रायः बायोडिग्रेडेबल होते हैं। मतलब बायोडिग्रेडेबल होते हैं और ये होते हैं कुछ बायोडिग्रेडेबल तथा कुछ नहीं होते हैं। मतलब इसमें जो होता है अपोजिट, ठीक अपोजिट हो जाता है। दूसरा दिया है यह मृदुजल में सफाई के लिए उपयुक्त है। मतलब ये मृदुजल सफाई के लिए उपयुक्त है। यह मृदु तथा कठोर दोनों प्रकार के जल के लिए सफाई के लिए उपयुक्त है। मतलब यह मृदुजल के लिए ही सफाई करने के लिए उपयुक्त है, ये दोनों के लिए उपयुक्त है। इसका तीसरा जो दिया है अंतर, इसमें निर्बल शोधन क्रिया होती है। मतलब जो होता है इसमें निर्बल शोधन क्रिया होती है, इसमें प्रबल शोधन क्रिया होती है। मतलब ठीक अपोजिट होता है अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नवा दिया है कि विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन के नाम उदाहरण सहित लिखिए। मतलब आपको बताना है हाइड्रोकार्बन के नाम उदाहरण सहित। आपका उत्तर हो जाएगा विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन के नाम एवं उदाहरण प्रकार। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट दिया संतृप्त हाइड्रोकार्बन एथिन C2H2। मतलब आपका हो जाएगा उदाहरण कार्बन मतलब हाइड्रोकार्बन के नाम और उदाहरण, ये आपका नाम हो जाएगा, ये आपका उदाहरण हो जाएगा। दूसरा दिया है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन प्रोपेन, आपका ये उदाहरण हो जाएगा C3H8। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10वां दिया है तत्वों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। आवर्त सारणी में वर्ग तथा आवर्त क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन हर बार आता है। उत्तर देखते हैं। तत्व का वर्गीकरण उनकी संयोजकता एवं इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर किया जाता है। मतलब जो होता है उनकी संयोजकता तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर किया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं, इन्हें आवर्त कहा जाता है। आवर्त सारणी के 18वें ऊर्ध्व स्तंभ का वर्ग या समूह रहता है। मतलब जो होता है 18वां ऊर्ध्व स्तंभ वर्ग का समूह रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 11वां। मतलब आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेंडलीव के आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर, आपको अंतर बताना है। मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव ने तत्वों की जो आवर्त सारणी बनाई उसे मेंडलीव आवर्त सारणी कहते हैं, जिसका आधार परमाणु द्रव्यमान है। मतलब जिसका आधार है वो परमाणु द्रव्यमान है। आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीव की आवर्त सारणी के संशोधन के बाद जो सारणी बनाई गई उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। मतलब जो मेंडलीव के बाद जो संशोधन के द्वारा बनाई गई उसे हम आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12वां दिया है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से ही प्राप्त करते हैं और जल भूमि से, मतलब फ्री में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 13वां श्वसन और दहन में अंतर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो हर बार यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। आपका अंतर बताना है श्वसन और दहन में। फर्स्ट दिया है आपका श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है और दहन में यह एक अजैव रासायनिक क्रिया है। मतलब ठीक अपोजिट हो जाता है। दूसरा दिया है इसमें पदार्थ का सीधी गति से ऑक्सीकरण होता है, इसमें पदार्थ का तीव्र गति से ऑक्सीकरण होता है। मतलब इसमें जो होता है धीमी गति से, सॉरी वो गलत जल्दी में यार बोल जाते हैं। इसमें धीमी गति से होता है, इसमें तीव्र गति से होता है। नेक्स्ट जो दिया है इस क्रिया में निकली ऊर्जा
एटीपी के रूप में संचित रहती है। मतलब जो एटीपी के रूप में संचित रहती है, इस क्रिया में ऊर्जा प्रकाश एवं ताप के रूप में निकलती है। और आपका चौथा अंतर दिया है, यह एक नियंत्रित क्रिया है तथा कम ताप पर होती है। इसमें दिया है यह एक अनियमित क्रिया है जो उच्च ताप पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14वां दिया है कि जाइलम और फिलोएम में आपको संवहन, मतलब आपको दो अंतर बताने हैं जाइलम और फिलोएम में। आपका बताना है जाइलम में और फिलोएम में। आपका फर्स्ट अंतर जो दिया है, जाइलम जल एवं खनिज लवणों को भूमि से पौधे तक पहुंचाता है। मतलब जो होता है खनिज लवणों को भूमि से पौधे तक पहुंचाता है। और फिलोएम सुक्रोज आदि पादप में निर्मित एटीपी ऊर्जादायी तत्वों को वृक्षों के सभी भागों में स्थानांतरित करता है। मतलब जो होता है सभी भागों में स्थानांतरित करता है। और आपका जाइलम में दूसरा उदाहरण दिया है, जाइलम अवशोषण का कार्य करता है। मतलब जो जाइलम होता है अवशोषण का कार्य करता है, फ्लोएम जो होता है वितरण का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15वां दिया है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, समीकरण लिखो व सचित्र दर्शाइए। आपको समीकरण लिखना है और चित्र सहित दर्शाना है। आपका उत्तर देखते हैं। सजीव जगत में पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 ग्रहण कर, मतलब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके मिट्टी से खनिज लवण तथा जल अवशोषित कर पत्तियों में स्थित हरित लवक के सहारे ऊर्जादायक पदार्थों का निर्माण करते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। आपको उदाहरण बता देना, C6CO2 प्लस 12H2O और सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल आपका ग्लूकोज बनाता है और फैक्टोकोज बनाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16वां दिया है, पादप हार्मोन्स किसे कहते हैं, 4 पादप हार्मोन्स के नाम लिखिए। मतलब जो आपके पादप हार्मोन्स होते हैं उनको आपको नाम भी लिखना होगा। आपका दिया पौधे की वृद्धि और विभेदन क्रिया को कराने वाले, मतलब कराने वाले जो पदार्थ होते हैं पादप हार्मोन्स कहलाते हैं। जैसे जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और एसेसिक अम्ल जो होता है आपका पादप हार्मोन्स होते हैं। ये जो होते हैं पौधे की वृद्धि में सहायता करते हैं, इसे ही हम पादप हार्मोन्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया 17वां कि पादप हार्मोन्स क्या है, नाम लिखिए। आपको पादप हार्मोन्स बताना है और उसके नाम भी लिखना है। वे विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ जो पौधे में वृद्धि और विभेदन संबंधी क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, उन्हें हम पादप हार्मोन्स कहते हैं। मतलब जो व्यक्ति की लंबाई नहीं बढ़ती है उसके जो हार्मोन्स होते हैं वो काम करना कम कर देते हैं, इसीलिए उसकी लंबाई में वृद्धि नहीं हो पाती है। जैसे हार्मोन्स जो दिया, हार्मोन्स अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे ऑक्सिन और एथाइलिन और जिब्रेलिन, और दिया है साइटोकाइनिन और एब्सिसिक अम्ल जो होता है आपका हार्मोन्स जो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18वां दिया है कि परागण किसे कहते हैं, स्वपरागण एवं परागण में अंतर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो हर बार यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आपको बताना है कि परागण किसे कहते हैं और स्वपरागण और परपरागण में आपको अंतर बताना है। उत्तर देख लीजिए। परागकणों को स्त्री केसर के वर्तिकाग्र का स्थानांतरण या संचरण को परागण कहा जाता है। जैसे आपका स्वपरागण और परपरागण में अंतर दिया है, जो दिया है आपका स्वपरागण और परपरागण। फर्स्ट आपका अंतर दिया है, जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प को वर्तिकाग्र पर पहुँचते हों तब इसे स्वपरागण कहते हैं। और आपका परपरागण में दिया है, जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पौधे पर अवस्थित पुष्पों को वर्तिकाग्र पर पहुंचाते हैं तब उसे हम परपरागकण कहते हैं। मतलब जो होता है एक पुष्प के पराग को कण, मतलब जो होते हैं पौधे की अब स्थित पुष्पों के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। और इसमें दिया है एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट कहाँ पर दिया है, इस परागण जो होता है इससे जो होता है संतान दुर्बल उत्पन्न होते हैं।
ये जो होता है इससे जो दुर्बल मतलब कमज़ोर संतान उत्पन्न होते हैं। इसमें दिया है पर परागण द्वारा पौधे की नई किस्में पैदा की जाती हैं। नेक्स्ट आपका दिया है इस प्रकार परागित फूलों से उत्पन्न बीज को दुर्बल होने की प्रतिशतता बढ़ जाती है। मतलब जो होता है दुर्बल होने की प्रतिशतता बढ़ जाती है। इस प्रकार के परागित फूलों से उत्पन्न बीज अधिक जीवन क्षम होते हैं, मतलब जिनकी जीवन क्षमता कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 19वां कि एक लिंगी तथा द्विलिंगी की परिभाषा एक उदाहरण देकर कीजिए। आपको बताना है उदाहरण देकर। जैसे आपको दिया है एक लिंगी वे जीव जिनमें नर और मादा स्पष्ट रूप से अलग अलग हों, उन्हें एक लिंगी जीव कहते हैं। जैसे मनुष्य, मतलब नर और मादा अलग अलग हों उसे हम एक लिंगी जीव कहते हैं। द्विलिंगी जीव जो होता है जिन जीवों में नर और मादा लिंग एक साथ उपस्थित होते हैं उन्हें हम द्विलिंगी जीव कहते हैं, जैसे केंचुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 20वां, आपको दिया है द्विविखंडन एवं बहुविखंडन में अंतर, या आपको पूछा जाएगा द्विविखंडन बहुविखंडन से किस प्रकार भिन्न है। आपको यूपी बोर्ड में जो होगा आपका दो क्वेश्चन दिए पूछे जाएंगे, आपको एक ही लिखना होगा। द्विविखंडन एवं बहुविखंडन में निम्न अंतर है। द्विविखंडन में अंतर दिया है इसमें एक जीव से दो जीव बन जाता है, मतलब इसमें एक जीव होता है उससे दो जीव बन जाता है। इसमें एक जीव से दो या दो से अधिक जीव बन जाते हैं। इसमें दिया है यह अनुकूल परिस्थितियों में पूर्ण होता है, यह प्रतिकूल परिस्थितियों में पूर्ण होता है, मतलब ठीक अपोजिट होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 21वां कि डीएन की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक क्यों है। आपका उत्तर दिया डीएन की प्रतिकृति के कारण ही जनकों के गुण पुत्री कोशिका में स्थानांतरित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22वां दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया जो 22वां दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22वां दिया है जीव मंडल किसे कहते हैं। आपका उत्तर दिया पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्रकृति क्षेत्रों तथा उसमें पाए जाने वाले सभी सजीव परस्पर मिलकर जीव मंडल कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23वां दिया है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। इसमें दिया है कि उत्तल लेंस पर जब प्रकाश की समांतर किरणें आपतित होती हैं तो लेंस से अपवर्तन के बाद ये समांतर किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि उत्तल लेंस समांतर किरणों को अभिसारित करता है, इस गुण के कारण अभिसारी लेंस कहते हैं। मतलब जो प्रकाश की जो किरणें जा रही हैं जो एक ही बिंदु पर एकत्रित होती हैं, इसके कारण ही इसे हम अभिसारी लेंस कहते हैं, जो अपनी ओर अभिसारित करती हैं किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 24वां कि सरल सूक्ष्म क्या है। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, इसके किरण आरेख हमको खींचना है। सरल सूक्ष्मदर्शी वे युक्त है जिसमें छोटे बिंब का आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है, मतलब जो जिसमें छोटे बिंब का आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी के रूप में एक उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आपका जो चित्र आरेख दिया है इसमें दिया है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25वां दिया है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियम को लिखिए। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियम को लिखना है आपको। प्रकाश किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में तिरछी प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह जो होती है पर किरण जो होती है मुड़ जाती हैं। सघन माध्य में आपतन बिंदु पर अभिलंब की ओर मुड़ जाती हैं, जबकि विरल माध्यम में अभिलंब से दूर मुड़ती हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मतलब आपका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख लीजिए, आपतित किरण जो परावर्तित किरण जो समतल भूमि से टकराती है, वो आपकी किरण जो है आने वाली किरण होती है वो परावर्तित किरण में कन्वर्ट हो जाती है। इससे आपतन कोण तथा परावर्तन कोण के बीच जो आपकी अभिलंब सघन माध्यम से गुजरती है, इस घटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, आपको इसमें नियम जो दिए हैं
अपवर्तन के नियम जो दिए हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब सभी एक ही तल में होते हैं। दूसरा दिया है, किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी निश्चित वर्ग के लिए आपतन कोण को ज्या तथा अपवर्तन कोण को ज्या और अनुपात का नियतांक होता है जो अपवर्तनांक कहलाता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। आपको अगर क्वेश्चन में पूछा तो स्नेल का नियम कहते हैं, आप बता सकते हैं स्नेल का नियम किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि दृश्य दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आपको बताना कि दृश्य दोष क्या है। उत्तर दिया है, जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख की रेटिना पर स्पष्ट रूप से नहीं बनता है तो इस दोष को दृश्य दोष कहते हैं। मतलब आपकी आँखों की रेटिना पर चित्र स्पष्ट रूप से नहीं बनता है तो इसे ही हम दृश्य दोष कहते हैं। दृश्य दोष मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। आपका होता है निकट दृश्य दोष और दीर्घ दृश्य दोष, अबिंदुकता दृश्य दोष होता है आपका। ये आपका नहीं पूछा जाता, आपको 2 ही लिखना है आपको यूपी बोर्ड एग्जाम में। इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। इसमें दूर की वस्तुओं स्पष्ट परंतु निकट की वस्तुओं को सुस्पष्ट मतलब स्पष्ट नहीं देखा जाता है। और इसमें दीर्घ दृश्य दोष जो दिया है, इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। इसमें जो होता है प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, इसमें रेटिना के पीछे बनता है। इसमें जो दूर की वस्तुएं जो होती हैं स्पष्ट परंतु निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देखा जा सकता है। आपका एक सा ही अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 28वां कि विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं। किसी चालक की वह अवस्था जो यह बताए कि इसे किसी दूसरे चालक के साथ संपर्क में लाने पर विद्युत आवेश का प्रवाह किसी दिशा में होगा। मतलब आपको बताना ये जो किस दिशा में होगा उसे हम विभव कहते हैं। आपको जो दिया है किसी चालक की वह अवस्था जो यह बताए कि किसी दूसरे चालक के साथ संपर्क में लाने पर विद्युत आवेश के प्रवाह किस दिशा में होगा उसे हम विभव कहते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 29वां दिया है प्रतिरोध क्या है, इसका मान एवं मात्रक लिखो। प्रतिरोध आपको बताना है क्या होता है। किसी धारावाही तार के आवेश के प्रवाह में जो रुकावट आती है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। मतलब जो किसी धारावाही तार में जो भी रुकावट आती है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30वां दिया है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है अथवा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिण हस्त अंगूठे का नियम बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर बार यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आपका दिया है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। इस नियम के अनुसार यदि हम दाएं हाथ का अंगूठा तथा इसके पास वाली उंगलियों को एक साथ इसी प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर एक दूसरे पर लंबवत हों, तब यदि हम पहले उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तथा अंगूठे चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करें तो बीच वाली उंगली जो होती है आपकी चालक की प्रेरित विद्युत धारा की गति की ओर संकेत करेगी। जो होगी आपकी बीच वाली उंगली होगी आपकी जो होगी आपकी प्रेरित विद्युत धारा की ओर संकेत करेगी। जो होता है चालक की गति अंगूठा जो आपका जो चुंबकीय और यहाँ से यहाँ तक जो होता है चुंबकीय क्षेत्र से अंगूठे की चालक की ये जो गति होती है, और ये बीच वाली जो उंगली आपको विद्युत मतलब प्रेरित धारा जो होती है आपका संकेत करती है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।